नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर जीके जीएस का 26 नंबर का सेट जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट का जो मोटिव है वो यही है कि बच्चे अपनी तैयारी को आपके कंटिन्यू रखें, आप जीके जीएस में कोई क्वेश्चन गलत करके ना हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। ठीक है, चलिए, तो उसी के बेस पर आज थोड़ा सा करंट का थोड़ा सा मुद्दा है, तो करंट के कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है मैं आपको करंट के ऐड करते जाऊंगा, मल्टीपल जो है आपके लाइक सेट्स में, तो उससे आपका करंट का भी थोड़ा सा ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें करंट में जो आपका कवर हो जाएगी। चलिए, तो बढ़ते हैं आज के सेशन को। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा है बच्चों, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। साथ ही साथ में अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर और लाइक का कमेंट बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से शेयर और लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ना, 2025 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2025। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए वर्तमान में 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन था, कौन है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन रामनाथ कोविंद, नहीं भैया, ये तो पहले थे, मतलब जो द्रौपदी मुर्मू है अभी फिलहाल में, उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था बच्चों रामनाथ कोविंद। ठीक, एम वेंकैया नायडू ये तो नहीं है, नरेंद्र मोदी ये भी नहीं है, ये तो बच्चों क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है। कौन है बच्चों? फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है। अरे क्लियर, चलिए, और ये रामनाथ कोविंद फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, द्रौपदी मुर्मू जो है बच्चों भारत की दूसरी महिला है, सेकंड वुमेन है जो क्या बनती है देश की, आपकी क्या बनती है, राष्ट्रपति। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, और पहली जो महिला है ना, किसमें, ट्राइबल की, उसमें ट्राइबल, ठीक है, ये पहली ट्राइबल महिला है जो क्या बनी है, देश की राष्ट्रपति बनी है। अरे क्लियर, जनजातियों में ये पहली महिला है जो देश की राष्ट्रपति बनी है, और ओवरऑल वुमेन की कैटेगरी में देखा जाए तो ये दूसरी महिला है जो कि क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, अगला जो है बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, राष्ट्रपति होगा भारत में, ये लिखा है आर्टिकल नंबर 51 में। कहाँ लिखा है? अनुच्छेद नंबर 51 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सॉरी 52 में, अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। ये राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होगा बच्चों, कैसे होगा, निर्वाचित होगा, मतलब इलेक्टेड होगा। और इलेक्टेड कैसा इलेक्टेड होगा, यहाँ पे दो तरह के इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रपति का होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या होगा, अपॉइंट होगा। राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी भारत का नागरिक हो, इंडियन हो बच्चों, है ना। दूसरा है 35 ईयर एज, 35 वर्ष की आयु हो, और ऐसा सदस्य हो जो लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, देश के राष्ट्रपति के रूप में नॉमिनेशन करवाया जा सकता है। तो ये हो गया क्या, राष्ट्रपति की योग्यता, है ना। और राष्ट्रपति का यहाँ पे कार्यकाल जो होता है बच्चों वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर हम बात कर ले भारत के पहले जो है राष्ट्रपति या मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे, या फिर जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है ना, एक ये क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा जो है बच्चों आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पर आपके अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए आपसे, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ पहले सिख राष्ट्रपति कौन है, क्या है, सिख राष्ट्रपति कौन है, ये आपको आंसर करना है। तीसरा जो है क्वेश्चन, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, ये आपको आंसर करना है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है बच्चों वो मैंने आपको बता दिए हैं, ताकि आप जो है राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ के जाए तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर देख के जाए। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2025। बच्चों 2025 में मोदी गवर्नमेंट 3.0 आ चुकी है, और इस 3.0 में आप देख सकते हैं ना तो केजरीवाल है, ना अमित शाह है, ना राहुल गांधी है, कौन है, नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था नरेंद्र मोदी क्या है बच्चों, देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना, राहुल गांधी जो है बच्चों ध्यान से सुनो, ये नेता प्रतिपक्ष है। क्या है बच्चों? नेता प्रतिपक्ष है, मतलब ये जो है अपोजिशन लीडर है। कहां पर? लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में।
अमित शाह जो है बच्चों गृह मंत्री है, क्या है बच्चों, गृह मंत्री है, और बीजेपी के अच्छे खासे जो है एक लीडर है, होम मिनिस्टर है अमित शाह। और अरविंद केजरीवाल जो है हेड है आम आदमी पार्टी के, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का पोस्ट इनके पास नहीं है, तो ये क्या है, आम आदमी पार्टी के चीफ हैं। अरे क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? बच्चों भारत का सोलर पार्क जो है, आप देखेंगे कि जो सोलर एनर्जी होती है, इन सोलर एनर्जी में क्या किया जाता है, आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्लेट रखी जाती है, जिस पे सूर्य की जो किरणें हैं जब इन सिलिकॉन जर्मेनियम प्लेट पर पड़ती है तो फोटोवोल्टिक प्रोसेस के कारण ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अरे क्लियर। तो ऐसे में इस एनर्जी को कहा जाता है सोलर एनर्जी। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। इसमें अगर हम बात कर ले तो भारत में सबसे बड़ा जो सोलर पार्क लगा है बच्चों, वो लगा है राजस्थान के भादला में। कहाँ लगा है बच्चों? भादला में। कहाँ लगा है? भादला में। अरे क्लियर। तो ये है सबसे बड़ा जो है भारत का सोलर पार्क, जिसका नाम है भादला, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। अरे क्लियर, ठीक है। चलिए अगला है बच्चों 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है ना बच्चों। यहाँ पर 2025 के G20 शिखर सम्मेलन की बात चल रही है ना। 2025 के G20 शिखर सम्मेलन जो है बच्चों, ये ऑर्गेनाइज होगा साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर होगा बच्चों? साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज होगा G20 का, आपके यहाँ पर 2025 का जो सेशन है वो आपके साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक। नाउ नेक्स्ट अगला है 2025 में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? विच ऑफ द इंडियन स्टेट इज द हाईएस्ट जीडीपी इन 2025? क्या महाराष्ट्र है, क्या उत्तर प्रदेश है, क्या तमिलनाडु है, क्या गुजरात है? बच्चों आपको पता होगा कि महाराष्ट्र जो है ये काफी ज्यादा जो है आपके प्रोग्रेसिव स्टेट्स है, तो जीडीपी में इसका जो रोल है वो काफी ज्यादा होता है। तो 2025 में जो जीडीपी है, जीडीपी रेट जो है, उस जीडीपी रेट में महाराष्ट्र क्या है? सबसे ऊपर है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? यहां से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। इसका मतलब होता है जीडीपी। क्या होता है बच्चों? जीडीपी। अरे क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ कलिंगा फाउट? बच्चों कलिंगा का जो युद्ध था ये 261 बीसी में, है ना। और ये किसके किसके बीच में? अशोक, सम्राट अशोक और कलिंग के राजा, कौन से राजा बच्चों? कलिंग के राजा के बीच में हुआ था, है ना। और इस युद्ध में अशोक जीते थे बच्चों। अशोक क्या हुए थे? विन थे। और साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पर नरसंहार किया, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग या रक्तपात किया। तो ऐसी कंडीशंस में आगे जाकर इनका हृदय, यानी इनका जो आपके कह सकते हैं कि जो इनका हार्ट है या इनका हृदय जो है वो इस रक्तपात से जो है किलमिला गया, और ऐसे में हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को अपना लिया बच्चों? बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। अरे क्लियर। इस तरह से आप देखेंगे आंसर यहाँ पे लिखा है 261 आपके बीसी में। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन बताइए मुझे, आपके झेलम का युद्ध कौन सा युद्ध है बच्चों? झेलम का युद्ध मुझे बताते जाइएगा। झेलम का युद्ध, मैं 3-4 युद्ध के नाम बता रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कब हुआ है और किन किन के बीच में हुआ है और परिणाम क्या है। और दूसरा बताइए बक्सर का युद्ध। क्या बताइए बच्चों? बक्सर का युद्ध, है ना। और अगला बताइए बच्चों यहाँ पर चौसा का युद्ध। क्या है? चौसा का युद्ध। ये तीनों युद्धों के बारे में मुझे डिटेल चाहिए और मैं आपके कमेंट बॉक्स का या कमेंट का इंतजार करूंगा बच्चों, और उन जो कमेंट जो सही हैं उनको मैं हार्ड भी अपना दूंगा। अरे क्लियर। चलिए तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, होमवर्क है आपके लिए। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? भारत के पहले साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? साहित्य मतलब लिटरेचर फील्ड में, नोबेल मतलब बच्चों है ये नोबेल पुरस्कार जो है बच्चों ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। कौन सा बच्चों? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डायनामाइट की खोज की, डायनामाइट की खोज की। ऐसे में ये जो आपके नोबेल है, मतलब ये प्राइज जो है ये 6 फील्डों में दिया जाता है। जैसे नंबर 1 साहित्य, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लिटरेचर। नंबर 2 साहित्य के बाद आता है विज्ञान में आपके फिजिक्स यानी भौतिकी, है ना। और फिर आता है बच्चों केमिस्ट्री मतलब रसायन। फिर आता है बच्चों आपकी केमिस्ट्री रसायन के बाद जो अगला जो पार्ट आता है वो होता है आपका यहाँ पर स्वास्थ्य, हेल्थ, है ना। और फिर है शांति मतलब पीस, और एक और है बच्चों जिसका नाम है इकोनॉमी या आर्थिकी। अरे क्लियर।
इन 5-6 फील्ड में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे बच्चों वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कृति थी 1911-12 में, जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम है बच्चों? गीतांजलि। और इस गीतांजलि में या गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। अगला, भारत में लोकप्रिय अधिनियम मनरेगा। मनरेगा बच्चों बहुत लोकप्रिय अधिनियम है। 2005-2006 में ये अधिनियम आया था और ये अधिनियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इस अधिनियम में लोगों को रोजगार, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री थे, दूरदृष्टि प्रधानमंत्री, जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को पता था कि अगर भारत के लोगों को अगर फ्री की रेवड़ियां अगर हम देंगे, यानी फ्री में उनको अगर पैसा देने लगे, तो ये लोग काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ आपकी प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग इंतजार करेंगे कि कब रेवड़ी मिले और हम जो है अपना गुजारा जीवन अच्छा से जिए। ठीक, तो ऐसे में इन्होंने कहा कि भले ही से व्यक्ति जो है गड्ढा खोदे, क्या खोदे बच्चों? गड्ढा क्यों ना खोदे, लेकिन वो काम जरूर करना चाहिए। ऐसे में ग्रामीण लोगों को यहाँ पर सड़कें निर्माण करना, छोटे छोटे कार्य करना, घर बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ऐसे में उनको एक रोजगार की गारंटी देने के लिए एक योजना चलाई, एक अधिनियम लेकर आए, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी है ना। और सबसे ज्यादा जो है रोजगार की आवश्यकता भी कहाँ होती है बच्चों? कहाँ होती है? यहीं पर होती है। ठीक, ग्रामीण अंचलों। अगला है भारत का सिक्किम राज्य। इनमें से किस राज्य से जुड़ा हुआ है बच्चों? सिक्किम की अगर लोकेशन आप देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो, ये इस तरह से हमारा सिक्किम राज्य है ना। तो सिक्किम राज्य जो है भारत के एकमात्र जो आपके कह सकते हैं कि जो स्टेट है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। क्या नाम है बच्चों? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है कौन सा? सिक्किम राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? सिक्किम का जो है वेस्ट बंगाल। क्योंकि यहाँ पे राज्य पूछा है इसलिए भूटान तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि भूटान तो क्या है? देश है। और मिजोरम मेघालय से तो कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगला है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बच्चों? ये बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा शहर नहीं है मुंबई, नहीं है कोलकाता, नहीं है और मद्रास भी नहीं है, दिल्ली है बच्चों। दिल्ली पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी, अगर अर्बन की बात की जाए, आपके सिटी की बात की जाए, तो उसमें सबसे बड़ा है दिल्ली। अगला कौन सा है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। ये है भारत की सबसे चौड़ी नदी, है ना, वाइडेस्ट जो रिवर है इंडिया की, वो कौन सी है बच्चों? देखो बच्चों, गंगा जो है सबसे लंबी है ना। क्या है? लंबी है। क्या है बच्चों? लंबी नदी है ना। और अगर हम चौड़ी नदी की बात करें तो वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्रह्मपुत्र। अगला है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स? कमलजीत संधू, सुचिता कृपलानी, रजिया बेगम और बिशेंद्री पाल। सब अलग अलग आंसर है इसमें, तो आप डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर नहीं पढ़ा हो तो भी लगा देंगे। जैसे क्या, बिशेंद्री पाल तो माउंट एवरेस्ट चढ़ती है। कहाँ चढ़ती है? एवरेस्ट चढ़ती है नहीं। रजिया बेगम जो है बच्चों आपको सुल्तान है। क्या है? सुल्तान है ना। और यहाँ पे सुचिता कृपलानी यूपी की क्या है? चीफ मिनिस्टर बनी है, सीएम बनी है पहली। अरे क्लियर। तो यहाँ पे आप कमलजीत संधू को ही ऑप्शन में क्या करेंगे? टिक करेंगे। थोड़ा बहुत भी अगर आपने फर्स्ट इन वुमेन पढ़ा हो तो। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बच्चों? आप देखिए, हिंद महासागर, अटलांटिक, टेथिस, ये तीनों जो है आपके छोटे हैं। किसके कंपैरिजन में? प्रशांत। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चों? देखो, बोर्नियो द्वीप है ना, फिनलैंड, सुमात्रा और ग्रीनलैंड। ये बोर्नियो, फिनलैंड और सुमात्रा, ये बहुत छोटे छोटे कंपैरेटिव इसके ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है बच्चों ये अटलांटिक ओशन में आता है। अटलांटिक ओशन में आता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इस लैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। कौन से देश का अधिकार है? डेनमार्क का। अरे क्लियर। चलिए अगला है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान पर समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू द साइंस? बच्चों ऐसा एकमात्र आपके कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका को ब्लैक कहा जाता है बच्चों, ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है ना। उत्तरी अमेरिका, एशिया, ये दोनों नहीं है। और ये है केवल और केवल अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को कहा जाता है बच्चों श्वेत महाद्वीप। क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप। इसी कॉन्टिनेंट को कहा जाता है विज्ञान पर समर्पित महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड किया गया कि हम केवल और केवल
हम केवल और केवल विज्ञान को लेकर ही कार्य करेंगे। इस महाद्वीप पर किसी भी प्रकार का कोई भी जमीनी हिस्सा या किसी भी प्रकार की कोई भी भूमि को हम एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे। अरे क्लियर? तो ये पूरी तरह से क्या है बच्चों, विज्ञान पर समर्पित क्या है, महाद्वीप है। भारत के भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशन लगे हुए हैं बच्चों, है ना, क्या है, रिसर्च स्टेशन लगे हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री, क्या है बच्चों, दक्षिण गंगोत्री, है ना, फिर है भारती, क्या है बच्चों, भारती, फिर क्या है, मैत्री। ये आपके 3 रिसर्च स्टेशन हैं जो कि अंटार्कटिका में भारत ने लगाए हैं। अरे क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किसे सागर माता कहा जाता है बच्चों? सागर माता जो है यहाँ पर, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज सागर माता। सागर माता किसे कहा जाता है? क्या माउंट मकालू को, लोत्से को, कंचनजंगा को, या माउंट एवरेस्ट को? जब हिमालय का हम आपके स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं, जब हिमालय का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हिमालय का स्ट्रक्चर कुछ इंडिया में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है ना। इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर जो माउंटेन सीरीज आपको मिलती है उसे कहा जाता है हिमालय। और जब हिमालय में हम एक्चुअल हिमालय को देखते हैं, मतलब जो ग्रेट हिमालय वाला जो पार्ट है, इस ग्रेट हिमालय में यहाँ नेपाल में, कहाँ पर बच्चों, नेपाल में, कहाँ पर, नेपाल में, इस जगह पर जो मैं बता रहा हूँ ना, नेपाल में, यहाँ पर एक पर्वत है, एक पर्वत नहीं मतलब एक पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है बच्चों? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर। और इस माउंट एवरेस्ट में आप देखेंगे, इस माउंट एवरेस्ट में जो आपके ये माउंट एवरेस्ट 33 सागर का ही एक पार्ट था और 33 सागर के सबसे टॉप पर है, तो इसलिए इसे नाम दे दिया गया, क्या, सागर माथा। सागर माता। तो नेपाली लोग इसे क्या कहते हैं बच्चों? सागर माता कहते हैं। अरे क्लियर? इसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है ना, वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट पीक है बच्चों, 8586 मीटर, जो कि है कौन सी? कंचनजंगा, है ना, सिक्किम में है बच्चों। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे क्लियर? सिक्किम में है क्या? कंचनजंगा, याद रखिएगा, है। चल, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी या कहवा जिसे हम कहते हैं बच्चों, ये वियतनाम नहीं है, है ना, कोलंबिया नहीं है, मैक्सिको नहीं है बच्चों, क्या है? ब्राजील। ब्राजील जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। और भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बच्चों, कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक है ना, क्लियर एवरीवन? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड्स? क्या पुर्तगाल को? कहीं भी नहीं। चाइना को? नहीं। फ्रांस को? नहीं। अरे डेनमार्क को। डेनमार्क को कहा जाता है बच्चों हवाओं का देश, पवन चक्कियों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। नाउ नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है? विच ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? बताइए, क्या हिमालय है? अच्छा, हिमालय तो जो है बच्चों सबसे ऊंची है, हाईएस्ट है, यहाँ पे तो लंबी पूछी है, लॉन्गेस्ट पूछी है। एंडीज, रॉकी या उराल? उराल नहीं है, ये यूराल है, यूराल माउंटेन है बच्चों, है ना, जो कि यूरोप और एशिया की बॉर्डर डिफाइन करता है। किसकी? यूरोप और एशिया के बीच में जो माउंटेन है उसे कहा जाता है यूराल माउंटेन। ठीक, नाउ नेक्स्ट, रॉकी नॉर्थ अमेरिका में है बच्चों, लेकिन ये इतना लंबा नहीं है। एंडीज ही आपका राइट आंसर है बच्चों। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि है साउथ अमेरिका में। कहाँ पर है बच्चों? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। अरे क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। द इंटरनेशनल एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? वन्य जीव से है क्या? वाइल्ड लाइफ से है? नहीं सर। रामसर साइट से है? नहीं सर। रामसर साइट से जो आपके समझौता था उसे कहा जाता है रामसर समझौता। क्या है? रामसर समझौता। और ये हुआ था 1971 में, और ये हुआ था ईरान में, है ना। ईरान के जो जगह है उसका नाम है रामसर। और ये था बच्चों आर्द्र भूमि वेटलैंड को लेकर। क्या है? आर्द्र भूमि वेटलैंड को लेकर। और ये वेटलैंड जो होती है इसके लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे। विश्व
जो है आपके आर्द्रभूमि दिवस, ठीक। विश्व धरोहर यूनेस्को हेरिटेज नहीं सर। ओजोन लेयर, वेरी वेरी वर्स्ट आईएमपी, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है बच्चों यहाँ पर इसके लिए जो है आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था 1986 में। ध्यान से सुनिएगा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्या होता है, ये हमारा जो है सरफेस होता है ना, अर्थ का जो सरफेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इस सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है। मैं एक एक करके लेयर के नाम बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपका होता है आपका मीजोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, फिर और लास्ट में होता है एक्सोस्फियर, ठीक। यहाँ पर ये लेयर होती है अर्थ के जो है आपके एनवायरनमेंट में या अर्थ के एटमॉस्फेयर में। इस तरह के लेयर पाए जाते हैं बच्चों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपके बाह्य मंडल, ठीक। फिर से यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर है ना, और यहाँ पे है बच्चों मीजोस्फियर, फिर है आइनोस्फियर और है एक्सोस्फियर। अरे क्लियर यहाँ पर। अब आप देखेंगे बच्चों इसमें से जो सेकंड लेयर है जिसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर, समताप, क्या कहा जाता है बच्चों, समताप मंडल, क्या कहा जाता है, समताप मंडल। और इस समताप मंडल में आप देखेंगे बच्चों इसमें समान तापमान होता है, कोई वायुमंडलीय गतिविधि नहीं होती है। इसी कारण से यहाँ पर इस मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं। कौन से उड़ते हैं बच्चों, एरोप्लेन उड़ते हैं इसी मंडल में। और इसी मंडल में गैस पाई जाती है 8 से लेके तो 50 किलोमीटर, 35 से लेके तो 50 किलोमीटर मोटी, है ना। यहाँ पर एक गैस पाई जाती है और इस गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में जुड़कर एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है O3। अगर ये O3 जो है ना, क्या है बच्चों, यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ आएगा ये, ठीक है। अगर ये O3 जो है बच्चों, ये O3 अगर इस मंडल के नीचे यानी आपके यहाँ पे हो तो ये हमारे लिए जानलेवा गैस हो जाती है। लेकिन यहाँ जब ये गैस होती है बच्चों तो ये हमारे लिए प्राण रक्षक गैस हो जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे लिए रोकती है। तो ऐसे में इस ओजोन लेयर में जब देखा गया कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण इस लेयर में आपके छेद बन रहे हैं, मतलब ये लेयर की जो डेंसिटी है वो कम हो रही है। ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर आपके विश्व लेवल पर मीटिंग बुलाई गई कि अब हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को छोड़ना होगा और इस ओजोन लेयर को बचाना होगा, नहीं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी और क्लाइमेट का परिवर्तन होगा। अरे क्लियर। तो ये सारी घटनाएं जो है आपका इससे कोरिलेट करती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और आप 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने में आप देखेंगे हमारा एक फ्लो ऐसा बना कि हमें पता ही नहीं लगा कि हमने कब 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अरे क्लियर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अच्छे से मन लगा के और ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ना बच्चों तो आपको समझ में भी मतलब ये नहीं पता चलेगा कि कब ये कवर हो गया। अरे क्लियर। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से कवर अप करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो और उसी के साथ जय हिंद जय भारत।